साथियों, आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के ऊपर। सभी को सब कुछ मालूम है, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देकर मैं वीडियो की स्टार्टिंग करना चाहूँगा। पहले भी बता चुका हूँ, मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ, तो मैं भगवद गीता, महाभारत, रामायण काफ़ी कुछ जो हमारे ग्रंथ है वो पढ़ चुका हूँ। तो एक महाभारत का इंसिडेंस है, वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि दो युद्ध सबसे भयानक हुए थे, जिसमें काफ़ी लोगों की क्षति हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। एक राम और रावण का, और दूसरा जो युद्ध था वो था अर्जुन और कर्ण का। कर्ण अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल था, वो एक अलग स्टोरी है। कर्ण और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था उसका मैं इंसिडेंस यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो गीता में एक जगह उल्लेख है इस चीज़ का कि अर्जुन के गुरु जो है वो है भगवान कृष्ण, गुरु ही है वो। इवन दो उस पर्टिकुलर एपिसोड में उन्होंने उसका रथ चलाए थे अर्जुन का, बट गुरु है। और अगर जिनको थोड़ा सा महाभारत का ज्ञान है तो उनको मालूम होगा कि भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन के रथ के ऊपर जो एक कोई झंडा रहता है या पताका रहती है वो हनुमान जी की थी। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय की बात है, तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात हनुमान जी वहाँ पर विराजमान थे, साक्षात हनुमान जी वहाँ पर विराजमान थे। तो इंसिडेंस ऐसा था महाभारत का, ये फैक्ट है कि दोनों का युद्ध चल रहा था। तो एक तीर चलाया कर्ण ने, और वो तीर अर्जुन के रथ को जो है लगा, और अर्जुन का रथ जो है वो 3 पार्ट पीछे चले गया। मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि 3 कदम पीछे चले गया, 3 कदम पीछे चले गया कर्ण के रथ से अर्जुन का रथ। तो फिर बारी आई अर्जुन की। उस समय एकदम मतलब जो युद्ध होते थे काफ़ी ये होते थे कि मतलब देयर इज़ नो इलीगैलिटी इन दैट, मतलब ये अगर एक करेगा तो वो एक करेगा और उसके हिसाब से चलता था। तो फिर जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने जब बाण मारा तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चले गया, 7 कदम पीछे चले गया। तो थोड़ा सा अर्जुन को प्राउड फील हुआ, तो उसने जो सारथी थे बैठे हुए भगवान कृष्ण, उनको बोला कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैंने कर्ण का रथ 7 कदम पीछे 7 कदम पीछे ढकेल दिया और उसने सिर्फ 3 कदम पीछे ढकेला। तो कृष्ण भगवान बोले कि उसको समझाया अर्जुन को कि ये तेरी भूल है, तुझे पीछे पर्दे के पीछे का गेम मालूम ही नहीं है। तो पर्दे के पीछे का गेम क्या है वो उन्होंने बताया उसको कि देख बोले, तेरे रथ पर सवार मैं भी हूँ, और मैं इस पूरे जग का, इस संसार का वेट सहन कर रहा हूँ। मतलब मैं तो सार्वभौम हूँ, मैं तो पूरी दुनिया का जो है वो वेट लेता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे रथ पे जो पताका है वो हनुमान जी की है, तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। तो मेरे और हनुमान जी के रहते हुए अगर कर्ण ने तुझे 3 कदम पीछे ढकेल दिया तो सोच अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा। तो अर्जुन थोड़ा सा प्राउड फील करके नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ठीक है। तो कृष्ण भगवान बोले चलो इसको सबक सिखाते ही अर्जुन को। तो उन्होंने खुद को वेटलेस कर दिया, खुद को वेटलेस कर दिया, और हनुमान जी को बोला कि आप भी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाइए, आप भी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाइए। तो हनुमान जी भी गायब हो गए। तो अब टर्न थी अर्जुन के बाद इसकी कर्ण की टर्न थी। पहले कर्ण ने, फिर अर्जुन ने, फिर कर्ण ने, इस टाइप से। तो जब कर्ण की टर्न थी तो कर्ण ने जब वो तीर मारा तो अर्जुन का रथ लिटरली आकाश में चले गया। इट गोज इन द स्काई, इट गोज इन द स्काई। फिर बाद में सब वो करामात किए भगवान ने और नीचे लेकर आए, और भगवान ने अर्जुन को समझाया, बेटा समझ, बोले तू मुझे गुरु मानता है और ये गुरुओं के गुरु हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, अगर बोले हम दोनों नहीं रहते तो तेरी हालत क्या होती थी। तो फिर उसी समय दंडवत किया अर्जुन ने कृष्ण भगवान को और हनुमान जी को। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि सही में गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु क्या है क्या नहीं है, मतलब किसको बनाना चाहिए वो एक अलग विषय है, लेकिन गुरु होना बहुत 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 जरूरी है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान ने तो पहले ही बोल दिया था, जिसको महाभारत मालूम है, कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने हथियार नहीं उठाया, और हनुमान जी तो जस्ट विराजमान थे।
तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के रहने से उसे कितना आत्मबल मिला अर्जुन को। मतलब ये कोई एक हाइपोथेटिकल नहीं है, ये फैक्ट है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फैक्ट है। अगर आप इम्प्लीमेंट भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये जो इंसिडेंस है, ये समझाने के पीछे का रीज़न यही था कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स, अगर सपोज गुरु नहीं भी है तो उनकी ब्लेसिंग्स, जरूरी नहीं फिजिकली आपके साथ हो, लेकिन उसकी ब्लेसिंग्स गुरु की बहुत ज़रूरी है। और ब्लेसिंग्स ये है कि हमें सबको मालूम है द्रोणाचार्य, एकलव्य, ठीक है, एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य ने तो धुतकार दिया था उस समय उसे, नहीं मैं तुझे नहीं रख सकता हूँ एक्सेट्रा। सच्चाई क्या है वो नहीं मालूम, हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है इसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये स्टोरी जो है कम आउट हुई है वहाँ से, महाभारत से। तो सिर्फ और सिर्फ उनके आइडॉल मतलब मूर्ति को रेफरेंस रख के उसने एकलव्य सबसे बेस्ट, अर्जुन से भी बेस्ट धनुर्धर बन के बताया, आर्चर धनुर्धर बन के बताया, सिर्फ और सिर्फ बिना किसी गाइडेंस के। तो यानी वो इतना ज़्यादा फोकस हो गया था, ये मेरे गुरु है, मुझे इनके कर्म पथ पर चलना है। आज तो मिलना नहीं है पॉसिबल, न शिष्य है वैसे न गुरु है, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन एक एग्जाम्पल, ब्लेसिंग्स। महाभारत का ही दूसरा इंसिडेंस बताना चाहूँगा। कौरव पांडव युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए और दुर्योधन को मार दिया वगैरह वगैरह सब हो गया। और सब फिर पांडव मिलने आए धृतराष्ट्र को, क्योंकि कौरव जो है 100 कौरव के जो पिता थे वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र तो अंधा होने के कारण युद्ध में पार्टिसिपेट करने का सवाल ही नहीं आता, वो राजा था। और धृतराष्ट्र जो था बहुत ज़्यादा चिढ़के था अर्जुन से, क्यों, भीम से, क्योंकि भीम ने उसके धृतराष्ट्र के जो पुत्र है दुर्योधन को मारा था। दुर्योधन मतलब सबसे, जिसको बोलते हैं ना क्लोज, जो सबसे धृतराष्ट्र का सबसे क्लोज था और सबसे लाड़का था लड़का, तो दुर्योधन को मारा था भीम ने। तो बहुत चिढ़ के था वो धृतराष्ट्र। तो ये गया, अभी तो अंधा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये जो पांचों भाई थे पांडव गए और मतलब उनके पैर पड़ने, हम जीत गए वगैरह वगैरह, क्योंकि एक्चुअली रिलेशन में ही थे ना वो। तो गए, तो वहाँ फिर कृष्ण भगवान अंतर्यामी, उन्होंने सब समझ लिया। उन्होंने भीम को बोला भाई मत जा, वो तुझे जकड़ लेंगे। तो भीम बोले क्या मेरे को जकड़ेंगे, मैं तो ये हूँ वो हूँ। और फिर भी मानते थे लोग सब कृष्ण भगवान को अपना गुरु। तो कृष्ण भगवान बोले काम कर, तू तेरी मूर्ति लेकर जा, और अपनी मूर्ति जब वो आलिंगन करेंगे, गले मिलेंगे, तो अपनी मूर्ति वहाँ लगा देना, इन स्पाइट ऑफ यू ऑनर, ये फैक्ट है, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हो। और सही में भीम ने वैसा किया, और ये पाया गया कि लिटरली धृतराष्ट्र ने उसको इतना बुरी तरह से जकड़ा कि वो जो मूर्ति है वो मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। और समझो उसकी जगह भीम रहता तो क्या होता। तो यहाँ पर भी जरूरी है गुरु का। अब ये इंसिडेंस क्यों सुनाया, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तो उसका कुछ कोरिलेशन रहता है। देखो ये युद्ध जीत गए थे, युद्ध जीतने के बाद हम लोग एकदम खुश रहते हैं, पार्टी शार्टी जो भी होना है, ठीक है। जेई के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हमने, नीट के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, और अब फिर तो अब एंजॉय कर रहे हैं ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब वो युद्ध जीत गए थे, गुरु को अगर वो नहीं सुनता था तो वो मर जाता था। तो ऐसा नहीं कि हमने युद्ध जीत लिया अब जरूरत नहीं, बहुत गलत है। गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु कोई भी हो, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। मुझे एक मैंने शायद इसके पहले भी उल्लेख किया था इस बात का कि सचिन तेंदुलकर, जो गॉड ऑफ क्रिकेट, सर सचिन तेंदुलकर, जो अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, तो फेयरवेल स्पीच के समय ही टॉक्स अबाउट हिज मदर, फादर एक्सेट्रा। और बाद में जो अपने गुरु है रमाकांत आचरेकर, उनके बारे में वो बोले कि करीब सचिन तेंदुलकर का जो क्रिकेटिंग करियर है वो करीब 22 साल का था, 22 ईयर्स का क्रिकेटिंग करियर, नॉट एज, क्रिकेटिंग करियर, 22 साल तक के क्रिकेट खेले। तो बोले मैं जब भी कुछ अच्छा करता था पूरी दुनिया मेरी मतलब पर ये करती थी, यू आर द बेस्ट, यू आर द गॉड एक्सेट्रा। लेकिन बोले मेरे गुरु कोच रमाकांत आचरेकर जो है, उन्होंने कभी भी मुझे मतलब ओके ग्रेट, यू आर डन ग्रेट एंड एक्सेट्रा कभी नहीं बोला। और जब मैं रिटायर्ड हुआ, डिसीजन लिया मैंने कि आज रिटायर्ड हो रहा हूँ, तो उसके बाद कि भाई अब रिटायर्ड हो रहा, तब उन्होंने बोला एक वर्ड एंड में, वेल डन। तो मैंने उनको पूछा
कि सर पूरी दुनिया आज तक के मेरे बारे में इतना कुछ ये कर रही है, इतना रिकॉग्निशन वगैरह मिल गया, आप आज क्यों बोल रहे हो वेल डन, अभी तक क्यों नहीं बोला। तो मतलब वो लेने लायक बात है, वो लेकर जाना चाहिए हम लोगों ने। कि उन्होंने बोला था, गुरु ने, उसके रमाकांत आचरेकर सर ने, कि अगर मैं तभी बोल देता था कि वेल डन, तो तुम वहाँ रुक जाते थे, तुम वहाँ रुक जाते थे। देखो इसके मर्म को समझना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तुम वहाँ रुक जाते थे क्योंकि आज तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं था, मैं तुम्हारा गुरु। दिन रात तुमको क्रिकेट से प्यार है, तुम दिन रात जो है सोचते हो कि मुझे क्रिकेट के कौन से इससे मतलब बैटिंग के कौन से स्टाइल है, सब कुछ मैं सिखाता था। पूरे उनको मुंबई में घुमाने लेकर जाते थे, उनके स्कूटर पे बैठ के। वो पूरी स्टोरी बताई है सचिन ने अपने फेयरवेल में, और वो हर ग्राउंड में जाके खेलते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोले अगर मैं उस समय बोल देता था कि वेल डन, तो तुमको लगता था कि नाउ डन, मीन्स मुझे जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया। अगर सही में उस समय मैंने वेल डन बोल दिया रहता तो तुम आज जिस मुकाम पर पहुँचे हो उस मुकाम पर नहीं पहुँचते थे। ये सचिन तेंदुलकर ने खुद ने बोला है, ये रमाकांत आचरेकर सर ने नहीं बोला, सचिन ने खुद ने बोला है। तो कहने का मतलब यह है कि वो देखो मर्म क्या है इसमें, मर्म यह है कि अगर सही में कोई गुरु मिलता है इस तरह का, तो फिर तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को उस गुरु पर त्याग दो। जैसा जैसा रमाकांत आचरेकर सर ने बोला वैसा वैसा उस बंदे ने किया, और कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में गुरु हो। अब वो गुरु किस रूप में हो ये अलग मैटर है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट से मैं थोड़ा सा बैडमिंटन पर जाता हूँ। मैं मेरे क्लासेस में काफ़ी बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ बैडमिंटन का। पुलेला गोपीचंद, तो पुलेला गोपीचंद जो है 2001 में जो लंदन ओपन जो रहता है वो जीत के आए थे, और उसके बाद में वो खेल नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ द सर्टन नंबर ऑफ इंजरीज ही हैज़। बहुत पोटेंशियल था, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन इंजरी इतनी हो गई थी, गेम क्रिकेट का गेम या कोई भी गेम में इंजरीज बहुत होती है प्लेयर को, तो वो खेल नहीं पाए थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर तो निकालूंगा। तो उन्होंने अपनी एकेडमी चालू करी, और एकेडमी मीन्स मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ करके नहीं, बहुत टफ सिचुएशन, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। तो एकेडमी बनाने के लिए बहुत बड़ा इवेंट हैदराबाद के है, तो काफ़ी कुछ बनाना पड़ता है, काफ़ी एक बड़ा सा डेकोरम वगैरह रहता है, और उसमें अंदर जो भी वर्ल्ड क्लास जो भी चाहिए एथलीट के लिए वो सब ज़रूरी है। तो मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था, नहीं थे लोगों के पास पैसे लेने गए, फंडिंग लेने गए। तो उस समय तो क्रिकेट का बहुत सवार था पूरे दुनिया में, इंडिया में तो क्रिकेट को ही देखते थे, टेबल नहीं बैडमिंटन वगैरह तो सब इट्स लाइक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया, एक इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में इंटरव्यू आया था, वो मैंने बहुत डीपली 3-4 बार सुना है उनका। तो वो बोले कि थक गया था, बोले मैं लिटरली थक गया था मतलब, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जो चैंपियनशिप जीती थी तो उससे उनको उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक घर दिया था। एक काफ़ी फेमस एरिया है हैदराबाद में, जुबली हिल करके। एक्चुअली मैं भी हैदराबाद काफ़ी समय रहा हूँ तो मुझे आइडिया है। तो उस एरिया में उनका घर था, तो फाइनली उन्होंने उस घर को मॉर्गेज किया, लेकिन वो एकेडमी खोली, और वो एकेडमी खोल के उसके अंदर के जो बच्चे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उनके एकेडमी के जो बच्चे हैं, तो वर्ल्ड की जो रैंकिंग आती है टॉप 20 जो वर्ल्ड में आते हैं उसमें से 5+5 ऐसा वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ कि 5 उनके एकेडमी के थे, 5 उनके एकेडमी के थे। मैं थोड़ा सा इसको जेई से रिलेट करने, क्योंकि मैं वो करूँगा ही करूँगा किसी भी वीडियो में। तो एक ही इंस्टीट्यूट के इतने सारे बच्चे 10th में बहुत पास हो रहे हैं, बहुत स्कोर अच्छा ला रहे हैं, या जेई में हो रहा है या नीट में हो रहा है। तो कैसा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। और वो पुलेला गोपीचंद तो इतने स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि आजकल के बच्चों को स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं आता है। ये खुद पीवी सिंधु ने इंटरव्यू में कहा है कि जैसे आजकल शी वॉज जस्ट 21-22 ईयर ओल्ड, एंड एट दैट टाइम व्हेन शी वन सिल्वर मेडल इन 2016 रियो ओलंपिक, फर्स्ट इंडियन हु वन द सिल्वर मेडल इन इंडिविजुअल टेबल टेनिस बैडमिंटन कंपटीशन। तो उसके पहले वो भी स्टोरी पर आओगा। तो 2016 में जब ये हुई, उसके पहले की बात है कि यूरोप में कोई एक चैम्पियनशिप में वो हार गई थी। तो फिर बाद में वापस इंडिया आए वो लोग, और उसके बाद में फिर कुछ उसको
कोच ने बोला कि जस्ट राइट डाउन द पॉइंट, जैसे स्टूडेंट को हम भी बोलते हैं कि तुमसे क्या गलती हुई, 10th में तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया, क्या गलती हुई, ऑन अ पीस ऑफ पेपर लिखो और हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो वो लिखी उसने, कोच के पास गई और कोच को बताई, फिर कोच ने कुछ पॉइंट दिए। तो कोच ने 2-3 पॉइंट जो दिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑब्वियसली, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे पढ़ाई हो, फोकस। You need to increase your focus. That is the first point Pullela Gopichand has told to PV Sindhu. Then the second point he told कि अब sacrifice की बारी आ गई, अब sacrifice की बारी आ गई। बड़ा जो है इवेंट आने वाला है ओलंपिक, तो उसके लिए हमको अब तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी। तो बड़ी तैयारी क्या? तो बड़ी तैयारी ये कि सबसे पहले तो अपने खाने पे कंट्रोल, बिकॉज एक एथलीट जो है उसको हमेशा फिट रहना जरूरी है। एक एथलीट को एक मतलब फिटनेस पे बहुत फोकस करना पड़ता है, बिकॉज खास करके अगर हम इसकी बात करेंगे शटल की, मतलब बैडमिंटन की, तो उसमें काफ़ी इधर उधर मूव होना पड़ता है, तो उस पर फोकस, ठीक है। और थर्ड एंड फॉरमोस्ट जो कि आज के बच्चे नहीं कर पाएंगे कभी, यू नीड टू थ्रो और यू नीड टू गिव योर मोबाइल टू मी, ठीक है। और उसने मोबाइल वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट था उसको, क्योंकि मैंने वही बोला कि नहीं कर पाते, लेकिन उसने दी मतलब दी, ठीक है। और उसने इंटरव्यू में बोला कि दोनों से जब इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने दोनों ने इस बात को मतलब बोल सकते हैं कि कन्विक्ट किया है कि ऐसा कोई दिन नहीं, जब वो हैदराबाद में रहते थे, ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन वो अपने कोर्ट में 4:15 AM को नहीं पहुँचे। 4:15 AM डजेंट मैटर, पहले दिन वो कोई टूर्नामेंट खेल के लंदन से आए हो और रात को 2 बजे पहुँचे हो, रात को 11 बजे पहुँचे हो, डजेंट मैटर, वो 4:15 को दोनों उनकी एकेडमी में दोनों ही 4:15 को पहुँचते थे। तो वो ये करीब 11-12 साल चला, और उसके बाद तो वर्ल्ड नंबर 1, क्या वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना, क्या PV सिंधु, तो मतलब पूछो मत, क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेहनत है, वो लड़की की मेहनत है, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग नहीं हो सकता है। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, उसके पहले 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मिला था। 2012 ओलंपिक के अंदर, दैट इज योर लंदन ओलंपिक, उसके अंदर पुलेला गोपीचंद की एक स्टूडेंट साइना नेहवाल, सभी पहचानते हैं, शी गॉट ब्रॉन्ज, ठीक है। और शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब वो पहली स्टूडेंट थी, और फिर बाद में PV सिंधु तो बाद में ज्वाइन हुए एंड ऑल दैट। तो बेसिकली वो हो गया। फिर थोड़ा सा, अब बोलना नहीं चाहिए इस फोरम पर, लेकिन बोल सकते हैं, या जो भी हमने न्यूज़ सुना है, तो एक समय के बाद दोनों के आपस में डिस्प्यूट हो गया, जो भी रीज़न से डिस्प्यूट हो गया, उसे ऐसा लगा कि नहीं मैं बेटर और कर सकती हूँ, एक्सेट्रा, या उसे लगा कि हाँ, बेसिकली उसने जो रीज़न आउट किया, उसने कोच में दोष नहीं बताया, उसने बताया कि मुझ पे फोकस नहीं हो रहा है, वो बाकी लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक वो रहता ही है नॉर्मल सा कि किसी भी बच्चे का कि मेरे ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, सेम रीज़न। सो दैट साइना नेहवाल इज वॉज लाइक कि अब वो पूरे इंडिया के बन गए थे, वो हेड कोच ऑफ बैडमिंटन, तो वो मुझ पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वो छोड़ी। और उसके बाद साइना नेहवाल का नाम कहीं नहीं है। साइना नेहवाल इस बार के ओलंपिक जो जापान में टोक्यो में 2 दिन बाद चालू होने वाला है, उसमें भी नहीं है। तो उसकी जो प्रोग्रेस पाथ है, वो सीधे डाउन होते गया। मैं मतलब पर्सनली कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन देखो ये गुरु की ब्लेसिंग बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वही कुछ रीज़न से, कुछ फैमिली रीज़न या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण PV सिंधु ने भी कोच पुलेला गोपीचंद को छोड़ दिया है। कुछ ये फरवरी-मार्च 2020 की बात है। उस पीरियड में पता नहीं कुछ समय बराबर नहीं होगा, तो कुछ ऐसे टीचर और स्टूडेंट के डिस्प्यूट हुए, ऐसा कुछ जो भी है, फैमिली मैटर एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट के कारण, तो उस पीरियड में मतलब वो छोड़ दिया। अभी कोई फॉरेन कोच है पार्क करके। अब आवर बेस्ट ब्लेसिंग टू द PV सिंधु कि वो बहुत अच्छा करे। लेकिन ये देखो, एग्जाम्पल देने के पीछे का मर्म यह है कि गुरु होना जरूरी है, गुरु होना बहुत जरूरी है। कितने भी टफ सिचुएशन में वो डाले, आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसने मोबाइल छोड़ा, उसने खाने पे कंट्रोल किया। शी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम्स,
एंड आइसक्रीम से फैट बनता है तो बॉडी थोड़ी सी मतलब ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो आइसक्रीम पे सबसे पहले कंट्रोल किया, ठीक है। और उन्होंने बोला, फुलेला गोपीचंद की एक बात, देखो ये छोटी छोटी बातें हमको समझ में नहीं आती, हम सोचते क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब मोबाइल से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 लोग खाते रहेंगे आइसक्रीम, मैं देखते रहूँगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फुलेला को मुझे बहुत रिकॉग्नाइज हुई वो चीज़, वो बोले कि उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं ये क्यों छोड़ रही हूँ, मैंने व्हाट्सअप देखना क्यों बंद किया, मैंने मोबाइल देखना क्यों बंद किया, क्योंकि मुझे जेईई एडवांस क्रैक करना है और मुझे आईआईटी पवई पहुँचना है। ये दिन भर 24 घंटे दिमाग में आना चाहिए, ये मोबाइल मैंने क्यों फेंका, देखो 4 लोग इंस्टाग्राम पे वो बातें कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मैंने क्यों छोड़ा, क्यों, क्योंकि और कुछ चल रहा है दिमाग में। ये जब भावना अपने अंदर, ये रीज़न है फुलेला गोपीचंद और हर्षल पीवी सिंधु शी ऑल्सो टोल्ड कि हाँ हमको 24 घंटे स्ट्राइक होना चाहिए, नहीं मैं क्यों छोड़ रही हूँ, मैंने ये त्याग क्यों किया, मोबाइल क्यों छोड़ा, मैंने आइसक्रीम, मैंने खाना जो है फूडी खाना, मतलब वो ऑयली खाना एंड ऑल दैट स्टफ क्यों छोड़ा, रीज़न। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। अब एक्चुअली एक और चीज़ है कि चाइना जो है ना, उनका बहुत दबदबा रहता था बैडमिंटन के अंदर, बहुत दबदबा रहता था, लेकिन बैडमिंटन के अंदर ऐसा माना जाता है कि जिसकी हाइट ज़्यादा है वो ज़्यादा बेटर सर्विस वगैरह कर सकता है, लेकिन चाइना का तो हमको मालूम है 5 फीट मैक्सिमम रहती है, लेकिन फिर भी वो इतने आगे। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि उनकी हाइट नहीं रहती है ज़्यादा, तो कुछ नहीं कर सकते, तो खींच के थोड़ी बड़ा करेंगे चाइनीज़, बट दे आर द टॉपर। तो उन्होंने देखो शटल जब आता है तो नीचे भी आता है, तो नीचे से भी उठाना पड़ता है, तो एक ज़्यादा हाइट वाला रहेगा, बिकॉज दिस पीवी सिंधु 6 फीट, क्लोज टू 6 फीट, तो वो नीचे झुकने में टाइम लगता है। तो चाइनीज़ लोगों ने वैसे शॉट मारना चालू किया, नीचे झुक के ऐसी शॉट देते थे क्योंकि वो इजीली डाउन हो सकते थे। तो बेसिकली देखो ये जो बारीक बारीक चीज़ें हैं, हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, उससे कैसे निकलना, उससे कैसे निकलना। एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं समझ रहा है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है। मैंने 2 4 5 6 वीडियो देख लिया, मैं तो वीडियो का बहुत ज़्यादा ये बोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, अपना टाइम फोकस कर सकते हैं, आधी घंटा देखेंगे बस, ठीक है, देख लिए। तो आप 3 बुक 4 बुक, मैं इसके पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ पीछे एक वीडियो में, आप 3 बुक 4 बुक 5 बुक रेफर करिए तो आपको 100% समझ में आएगा, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में, क्योंकि देखो ये कुछ नहीं, ये सब कचरा है, जो ये एक दिमाग का एक फितूर है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, वो सब्जेक्ट बहुत, मैं पता नहीं बताना चाहिए क्या, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है काफ़ी लोग जिससे घबराते हैं, मैंने प्रैक्टिस कर कर के रिएक्शंस वगैरह वो सब लर्न कर ली थी, सब हो गई थी मुझे लर्न। और बिलीव मी, मैं पेपर के पहले दिन मूवी देखने गया था, उस समय एक वो मूवी आई थी टाइटैनिक, जिस समय मेरे एग्ज़ाम चल रही थी, तो पता नहीं मुझे ऐसा खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जो भी बोलो, लेकिन मैं वो मूवी देखने गया था टाइटैनिक, ठीक है। और उसके बाद अगले दिन पेपर था, रिजल्ट आया तो मुझे आउट ऑफ मिले, ठीक है, क्योंकि बच्चे उस समय भी डरते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन हमने अपना तरीका बदला, किसी भी चीज़ को देखने का अप्रोच, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है ये आई होप कि ये चेंजेस लाएगी। अब बात आती है, मेन क्वेश्चन आता है कि गुरु किसे बनाना। देखो ये बहुत लकी रहते हैं लोग जिनको इजीली मिल जाते हैं, और सपोज़ कुछ प्रॉब्लम हो तो अनलकी भी वही है कि उन्होंने किसी गुरु को छोड़ा किसी रीज़न से, और अगर नहीं तो मेरा तो एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि हमारी पहली गुरु जो है वो हमारी माँ है, वही हमारी गुरु है। मतलब बचपन से लेकर अभी तक जो हमको समझाते, तो बहुत दुखद बात है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी किसी के साथ चले जाते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने माँ का पेन नहीं देखा है। यू नो दैट जहाँ डिलीवरी होती है उसको लेबर रूम बोलते हैं, देखना कभी हॉस्पिटल में जाओगे तो लेबर रूम, लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर मतलब समझ में आया सबको, लेबर किसको बोलते हैं। तो जब डिलीवरी होती है तो इतना पेन होता है, इसलिए उसको लेबर रूम बोलते हैं। हमने वो चीज़ नहीं देखी, बचपन की ऐसी कितनी चीज़ें जो हमको नहीं मालूम, जो हमारी माँ ने हमारे लिए किए, खुद को तकलीफ में डालकर। लेकिन आज हम बड़े हो गए, हमको पुराना कुछ याद नहीं है, तो हमको तो ऐसा लगता नहीं वो अच्छा है, उसके साथ
चले जाओ, छोड़ दो घर को, बहुत गलत बात है। सबसे पहली गुरु माँ है, दूसरा गुरु अपने पापा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पापा जो रहते हैं, डैड जो रहते हैं, फादर जो रहते हैं, वो 100 गुरु के इक्विवेलेंट रहते हैं, 100 गुरु के। तो नहीं कर सकते, उनके जो सेक्रीफाइस है और उनके जो ये है नहीं कर सकते। देखो इक्का दुक्का केसेस इधर उधर हो जाती है, बट अदरवाइज उनसे बड़ा कोई नहीं है। लकी है लोग जिनको माँ बाप है, और ऐसे दुनिया में और कितने लोग होंगे कि जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि आज हम लोग हमारे गुरुओं के ऊपर देख सकते हैं। तीसरे तो जो गुरु है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। किसे गुरु बनाना नहीं समझ में नहीं आता, कौन कब धोखा दे देवे, कौन कब क्या कर देवे। तो मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे लिए तो मेरा हर बच्चा गुरु है, बिकॉज जिससे सीख सके वो गुरु है। मैं अपने बहुत बच्चों से बहुत कुछ सीखा हूँ, जब स्टार्ट किया था और उसके बाद आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये किससे सीखते हैं? दिन भर तो घर पर ही रहते हैं, क्लासेस पढ़ाई यही चलती है, तो कहीं बाहर जाके नहीं सीखे। ये जो स्टूडेंट आते हैं उन्हीं से। तो मैं तो मानता हूँ कि वो, और अगर कोई मुझे माने, कोई मुझे पूछे कि आपका सही में कोई गुरु है क्या, तो मैं तो जैसे मैंने बोला कि माँ सबसे इम्पोर्टेंट, और हर कदम पर अपने साथ रहने वाली, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। और पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मेरे जो 2 गुरु हैं, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वो मैं भगवान को मानता हूँ। बट एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कथन हैं कि भगवान की जो पोजीशन है वो गुरु के बाद में आती है, गुरु सबसे बड़ा होता है, भगवान की पोजीशन बाद में आती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कभी भी ट्रबल मेरा कभी भी रहा तो मुझे पता नहीं, बहुत चाहे उसको आप लाइकी बोलो या जो भी बोलो, मैं बहुत फॉन्ड ऑफ वो 2 लोगों का। मेरा हर काम निकल जाता है, एक तो शंकर भगवान का और दूसरा हनुमान जी का। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु है, इनको देखकर बहुत कुछ सीखा गया है और बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं बताऊंगा शंकर भगवान के बारे में, तो ये मेरा पर्सनल है, सबका अपना अलग अलग रह सकता है। कोई लकीली किसी को अच्छा गुरु मिल जाए तो उसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक और कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि गुरु क्या होते हैं। एक राजा रंजीत सिंह, ये फैक्ट है, कहानी मतलब फैक्ट ही है। राजा रंजीत सिंह हुए थे और उनके गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों की बात कर रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मेरी कोई समाधि नहीं बनाएगा, मेरा कुछ नहीं बनाएगा, मेरे पे कोई तर्पण वगैरह जो भी है वो कुछ भी नहीं करेगा, मेरी कोई समाधि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबने, और उन्होंने श्राप दिया था कि जो ये काम करेगा वो निसंतान हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। तो बहुत पहुँचे हुए थे वो, तो किसी ने हिम्मत भी नहीं करी। लेकिन जो वहाँ के राजा रंजीत सिंह थे उस समय के, वो बोले कि नहीं मैं तो बनाऊंगा। लोगों ने बोला पागल हो गए हो क्या, उनका श्राप है, ऐसा है वैसा है। वो बोले ठीक है जो भी है, लेकिन मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने बनाया, एक उनकी समाधि बनाई, ठीक है। और वो समाधि में वो गुरुवाणी सुन रहे थे, इधर से न्यूज़ आई कि उनके बच्चे की डेथ हो गई, राजा रंजीत सिंह की। तो उन्होंने वहाँ जाने की जगह वहाँ रुके, गुरु के पास। क्यों? कि बोले गुरु के कारण मैं खड़ा हूँ, बच्चे तो 10 पैदा हो जाएंगे लेकिन गुरु वापस नहीं आएगा। और बाद में किसी ने उनसे पूछा कि क्यों बनाई आपने, जब उन्होंने ऐसा श्राप दिया था। तो बोले नहीं, वो देखना चाहते थे कि मेरे ये श्राप देने के बाद भी मेरा कौन सा शिष्य ये होते भी इसको फॉलो करे, यानी अपने 100 बच्चे कुर्बान कर दे और गुरु के वचन, गुरु की। और आपको शायद मालूम हो या ना हो, आज उस समाधि का नाम है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंगर गिनीज बुक में नाम है, वही है स्वर्ण मंदिर अमृतसर, सबको मालूम है, इंडिया में फेमस है। तो ये राजा रंजीत सिंह, गुरु के प्रति प्रेम। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं मालूम, मैं डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि ये सच्चाई है या पता नहीं, मैंने पढ़ी थी कहीं। तो वो कहानी ऐसी थी कि एक साधु और शिष्य एक भ्रमण करते रहते, गाँव से जा रहे थे, ठीक है। तो अपना जो उनका
जो फाइनल डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचने के पहले रात हो गई, तो वो उस पर्टिकुलर गांव में रुक गए, एक पर्टिकुलर गांव में रुक गए। तो एक झोपड़ी के आगे रुके, वो दरवाज़ा बजाया झोपड़ी का, तो वो जो बंदा बाहर निकला बहुत ही वीक सा था, एकदम गरीब का इसमें कंडीशन में था। और फिर अंदर गए ये लोग, तो वो खुद ही खाने पीने के लायक नहीं था, तो इनको क्या खिलाएगा पिलाएगा, फिर भी बेचारे ने साधु समझ के इनको ये खिला दिया। उससे पूछा भाई क्या तकलीफ है तेरी, तो वो बोले कि गरीबी या क्या करते हो वगैरह। तो वो बोले कि मेरे पास बहुत ज़मीन है, मेरे पास बहुत ज़मीन है, लेकिन गांव के सब लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर कुछ नहीं लग सकता, मतलब वो इनफर्टाइल लैंड है, ठीक है, इनफर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर कुछ भी फसल वसल क्रॉप वॉप कुछ भी नहीं लग सकती। और तो बोले मेरी जीविका सिर्फ, बोले मेरे पास एक गाय है, वो गाय के दूध से मेरी जीविका चलती है, बहुत लिमिटेड है वो। तो पंडित जो साधु थे बोले ठीक है, और बोले ठीक है, फिर खाना जो भी था वो भोजन करके रात को सो गए। रात को वो पंडित ने अपने शिष्य को उठाया और वो चले गए, और साथ में उसकी गाय लेकर चले गए, उसकी गाय लेकर चले गए। तो शिष्य को एकदम आश्चर्य हुआ, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हो, उसकी जीविका वही है। तो बस हंसे और लेकर चले गए, ठीक है। ये इंसिडेंस हो गया। उसके बाद वो और 3-4-5 साल निकल गए। वो छोटा जो शिष्य था उनका गुरु, छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं, जो शिष्य था वो बड़ा हुआ, वो भी एक साधु बन गया। और वो उसके दिमाग में हमेशा रहा कि यार वो जाके देखना चाहिए क्या है। एक दिन जाके देखा, मौका मिला तो वहाँ पर वो झोपड़ी की जगह आलीशान बड़ा बंगला था, और बहुत गाय भैंसे थी, और पूरे चारों ओर जो एरिया थी मतलब बिल्कुल फसल एकदम क्रॉप टॉप स्टेज पर पहुँची हुई थी, एकदम चारों ओर ग्रीनरी थी। तो वो जाके उनके पास गए, और वो तो व्यक्ति मिला, वो भी थोड़ा हट्टा कट्टा हो गया था, पहले दुबला पतला था। तो पूछा उसको, भाई ये क्या हुआ? तो बोले आप लोग जिस दिन गए उस दिन पता नहीं मेरी गाय भी चली गई, मैंने बहुत ढूंढा, गाय नहीं मिली, और उस दिन से मेरी किस्मत चेंज हो गई। अब मेरे पास कुछ जीविका के लिए, कुछ कमाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो बोले मैंने अपनी जो लैंड थी उस पर काम करना चालू किया, बहुत मेहनत करी, खोदना, मट्टी लाना, पानी, ये वो व्यवस्था करी। एक दिन आया कि वो लैंड आज जो आप देख रहे हो वो उसका नतीजा है, उसका नतीजा है। वो साधु जो नया साधु बना था, दौड़ते अपने गुरु के पास गया और हाथ जोड़ के 10 मिनट तक के, तो गुरु आपकी लीला अपरंपार है। क्यों? क्योंकि बोले क्या कर दिया आपने। तो वो जो था, देखो यहाँ पे कोई गुरु था क्या? वो जो बेचारा निर्धन मतलब गरीब आदमी, उसका कोई गुरु था क्या? नहीं। लेकिन देखो ये क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटली भी ये चीज़ें हो जाती है, मतलब वो गुरु जैसा काम करके गया, वो अगर नहीं चिंता था तो ये बस उसी में अपनी ज़िंदगी निकालता था। इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल छुड़वा दिया पुलेला गोपीचंद ने, खाना छुड़वा दिया। क्या आज के बच्चे ये सेक्रीफाई करने को रेडी है? नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है। चाहते तो बहुत, मैंने एक बताया था कि एक स्टूडेंट है मेरी जो मतलब जेई के बारे में सोचती है, बड़े ख्वाब होने चाहिए बड़े, नो डाउट, और मुझे पसंद भी है वो, ठीक है। लेकिन जब उसके लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है तब आप कहाँ ठहरे? नहीं ठहरे। तो अगर सपोज किसी गुरु ने ये बोल दिया कि मोबाइल छोड़ दो, फेसबुक, इंस्टा, मैं तो बता चुका हूँ पहले कि मैंने तो स्टूडेंट जो जेई लेवल के बच्चे थे और जिनमें पोटेंशियल था, 10th में खुद मेरे पास थे और काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, सिटी में टॉप रैंकर थे। तो लेकिन मैंने उनकी हलचल 11-12 में मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं कंटिन्यू करूँगा, मैंने छोड़ दिया। वो जेई के बच्चे थे और अल्टीमेटली जेई के बच्चे थे, मैं खुद को प्राउड फीलिंग नहीं बता रहा हूँ। फिर बाद में वो जहाँ भी गए वो सीईटी पर उतर गए। जेई और सीईटी का लेवल सभी को मालूम है, वो अलग विषय है। तो बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इट्स नॉट लाइक दैट। वो ऑटोमेटिकली आपने सेक्रीफाई करना छोड़ दिया तो गुरु का आशीर्वाद ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, वो नहीं रहता है। मतलब एक गुरु ने तो सबको ब्लेसिंग देनी ही चाहिए, लेकिन वो नहीं रहता है। सपोज मैं जैसे आपको बोला कि मेरे गुरु कृष्ण अपने हनुमान जी है, शंकर भगवान है, माँ है, ठीक है। और ऐसा कोई दिन नहीं है, हम क्यों गुरु पूर्णिमा और 5 सितंबर की बात करते हैं? मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं ये तीनों को मतलब तीनों के आगे हाथ नहीं जोड़ता हूँ
और ऐसा कोई दिन नहीं है मैं जब तीनों की ब्लेसिंग नहीं लेता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है। ये 2 दिन ही क्यों, हमने ये 2 दिन ही क्यों बनाया? तो आपके गुरु है तो गुरु क्या सिर्फ 2 दिन के लिए, 5 सितंबर और आज के लिए नहीं। तो आप अपने आप को चेंज करो सबसे पहले। और उन गुरु ने जो बोला, जो मेरे ऊपर कंडीशन, आज मेरी मम्मी कहीं भी होगी, जहाँ भी होगी, तो मैंने हर चीज़ फॉलो करी, उस व्यक्ति की मैंने हर चीज़ फॉलो करी। और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि मैंने उनको फॉलो किया तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ आज मैं खड़ा हूँ। तो ये जो ब्लेसिंग्स मिलती है, ब्लेसिंग, ये पॉजिटिव वाइब्स जिसको बोलते हैं, ये तभी तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आप उनको फॉलो करेंगे, बिकॉज वो हमसे बहुत 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 बड़े हैं और उनको मालूम है हमारे लिए सही क्या है। वीडियो बड़ा नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारे मैं इवेंट्स गिना सकता हूँ। ट्रबल में जब भी रहा, हनुमान जी को, शंकर भगवान को याद किया तो मुझे कुछ न कुछ आइडियाज़ मिले जो मुझे बाहर निकाले, जिन्होंने मुझे बाहर निकाला। इसलिए मुझे तीसरे के बाद चौथे गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि यार, मुझे लगा कि नहीं है, और इतना अटूट फेथ है कि बस वो जो है उन्होंने एक रहता है एक अटैचमेंट रहता है कि वो होगा ही वैसा, और मेरे साथ हुआ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई, बधाई इसलिए क्योंकि आप सब मेरे गुरु हो, क्योंकि मुझे सुबह से काफ़ी मैसेज है और मैं व्हाट्सएप से भी हूँ नहीं। मैं इवन आपको बता दूँ कि मैंने अपने जो टेक्स्ट मैसेज है वो पिछले 1.5-2 महीने से बंद करके रखे हैं, बिकॉज उसमें भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो टेक्स्ट मैसेज भी मेरे बंद है। व्हाट्सएप ज़रूरी है क्योंकि मतलब क्लासेस लेना है ऑनलाइन, तो लिंक्स वगैरह के हिसाब से अपने आप को लिमिटेड करके रखा है व्हाट्सएप पे, तो मैं काफ़ी कम देख पाता हूँ और इतने सारे मैसेजेस दिख रहे थे, मुझे हर किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मैसेज दिए। और मैं हमेशा अपने किसी भी वीडियो में कुछ ना कुछ लिखाता हूँ, बताता हूँ। तो शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं शिक्षक मतलब गुरु और सड़क, मगर दूसरों को उनके सपनों की उड़ान, मेरे हर कोटेशन में उड़ान वर्ड है, बिकॉज वो मैंने काफ़ी समय लगा कि वो उड़ान चैनल का नाम रखा है, क्योंकि उड़ान रहनी चाहिए। मतलब आप सोचो आप कहाँ उड़ना चाहते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरों को उनके सपनों की उड़ान यानी मंजिल तक पहुँचाई देते हैं। तो एक अच्छा गुरु नहीं चूज़ किया तो आज चूज़ करो, ठीक है। अगर कोई मेरे स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट मेरे जो वीडियो देख रहे होंगे, आज अगर कुछ मुझे देना चाहते हो, जिन्होंने मुझे मैसेज किए इतने, तो मैं कुछ चीज़ें जो मांगूंगा खुद के लिए कुछ नहीं मांगूंगा कि चलो आओ केक काटते हैं, केक खिलाते हैं वगैरह वगैरह, नहीं। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट बोलूँगा। पढ़ाई एक अपनी जगह है, लेकिन अगर सुनना चाहोगे तो मैं 2-3 पॉइंट बोलूँगा। पहला पॉइंट ये बोलूँगा कि अपने कर्तव्य, ड्यूटी से पीछे कभी मत हटना। आज तुम लोग स्टूडेंट हो, आप लोग सब स्टूडेंट हो, तो आज आपकी जो ड्यूटी है, 1000 चीज़ों का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी ड्यूटी से पीछे बिल्कुल नहीं हटना। और बिलीव मी, वो ड्यूटी आपको कहाँ लेकर जाएंगे, उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंडर इतने बच्चे इस लेवल तक के एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, कभी नहीं सोचा था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं पढ़ा पाऊँगा क्या, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ब्लेसिंग किसी की भी ब्लेसिंग है, लेकिन है उधर की ब्लेसिंग इधर आ रही है, इधर के वाइब्स उधर जा रहे हैं, और जो भी हो रहा है चमत्कार हो रहा है। मैं कभी किसी टीचर को फॉलो नहीं किया कि वो कैसा पढ़ाता है तो मैंने वैसा पढ़ाना चाहिए, कभी मैं कभी देखा भी नहीं, और ना ही मैं कभी डिस्कस करता हूँ बच्चों को कि उन्होंने कैसा पढ़ाया, कैसे पढ़ाते हैं, कभी नहीं। मुझे लगता है जो सही मैं वो करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ है कोई शक्ति है जो ये करा रही है और हो रहा है, ठीक है। तो कर्तव्य, अपने कर्तव्य को जिंदगी भर नहीं बोलना आज पढ़ाई है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहीं से सीखी है वो ये है, और मैं ब्लेसिंग की जो बात कर रहा था उसमें एडअप करना चाहूँगा कि मेरे ब्लेसिंग में, ठीक है, आज मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आज आप कमाते नहीं हो, लेकिन मैं जब छोटा था मुझे भी बर्थडे के दिन कुछ मिलता था तो मैं कुछ ना कुछ उसका एक सोशल वर्क करता था, तभी से हैबिट है सोशल वर्क करने की। आज कमाता हूँ तो मैं बहुत सोशल वर्क करता हूँ। ये चीज़ें बोली नहीं जाती है, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ फॉलो करना चाहते हैं मुझसे, अगर कुछ आप मांगोगे कि सर आप बताइए क्या करें, तो मैं तो यही बोलूँगा कर्तव्य,
और दूसरी चीज़ एटलीस्ट, नहीं ज़्यादा कुछ तो कम से कम जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप कमाते हो, 10% डोनेट करो, कम से कम 10%। मैं कितना करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, और वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप कम से कम 10% करो। अगर आज आप स्टूडेंट हो तो आज सपोज आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से करो, या आपका बर्थडे आने वाला है वो पार्टी को भाड़ में डालो, कोई मतलब नहीं है, सब बकवास है। बर्थडे पार्टी है ना, मैं एक सेपरेट चीज़ उस पर बताऊँगा बाद में, लेकिन कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने वो चीज़, वो एक याद आ गई, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को फाउंडर जो है, उनकी वाइफ, तो उनका लड़का, सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति का लड़का रोहन मूर्ति, तो किसी फ्रेंड के बर्थडे पे गया था, तो काफ़ी मतलब बढ़िया, रईस लोग है तो होगा पार्टी, तो काफ़ी बड़ी पार्टी, ये वो सब चीज़ें हुई। अब ये कम रईस नहीं है, तो बर्थडे आया था सर का, मतलब रोहन मूर्ति का, तो वो अपने माँ के पास गया, तो माँ बोले कि ऐसा ऐसा है, बर्थडे मनाना है, और पिछले बर्थडे में फ्रेंड की इतना खर्चा किया था उसने, ये वो। तो माँ बोले कितने पैसे चाहिए, तो बोले करीब करीब 50,000 लगेंगे, ₹50,000। तो माँ बोले एक बात सर, हमारा जो ड्राइवर है उसका बच्चा जो है, ठीक है, ड्राइवर का जो बच्चा है, आज उसके पास, ड्राइवर के पास इतना इनकम नहीं है, वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मैं 50,000 देती हूँ, ठीक है, बर्थडे मनाना है मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समोसा, गुलाब जामुन और कुछ थोड़ा सा जूस वूस करके भी हो सकता है, वो चीज़ 5,000 10,000 में हो सकती है, 50,000 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें का कुछ पैसा रोहन मूर्ति को बोला कि अगर वो बच्चे की एजुकेशन में लगाता है तो वो बच्चा इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स काम आएगी। और यस, रोहन मूर्ति ने वही किया, 20,000 रुपये जो है वो वहाँ दे दिया, मतलब उसके एजुकेशन के लिए, और हर साल देने लगा, और खुद ने 3-4 हज़ार में जो भी है वो अपना किया, समोसा, वही चीज़ जो माँ ने बोला। देखो ये रहते हैं कल्चर, ये रहते हैं एथिक्स। हम 1,000 रुपये 2,000 रुपये की पार्टी करेंगे, वो सबको मालूम है रात की पार्टी है, अगले दिन सब खाली होना है, किसको याद है क्या है, और वो याददाश्त, इन चीज़ों की याददाश्त रख के भी मतलब नहीं है। वही अगर सपोज आपने वो चीज़ किसी और पे लगा दिया, ठीक है, बोलना नहीं चाहूँगा मैं कितने लोगों को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, करा है, कितना खर्चा करता हूँ, नहीं, ये सब चीज़ें का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने उसमें से 100, 200, 500 रुपये किसी को एक भरपेट खाना ही खिला दिया, एक गरीब बच्चे को, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो शायद मैं जो बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट ये है, अगर आज कुछ देना चाहते हो। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। वो पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। ये मैं अपने अंदर से बोल रहा हूँ, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना, बस, और कुछ नहीं। मतलब देखो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, वो बिल गेट्स ने बोला था एक बार कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मर भी गरीब रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। बहुत कमाओ, कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन अपने एथिक्स नहीं छोड़ना, अपने एथिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने प्रिंसिपल, अपने कस्टम को बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत कमाओ, लेकिन ये चीज़ें मत छोड़ना, अच्छा इंसान बनो। भगवान ने हमको ये जन्म दिया है, बोलते हैं कितने समय के बाद मनुष्य योनि मिलती है, हमको आज मिली है, तो प्लीज़ इसको डिस्ट्रॉय मत करो, स्पॉइल मत करो। हमेशा का कोटेशन रहता है, हमेशा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, सभी को ये कोटेशन मालूम है, लेकिन वो कोटेशन का मीनिंग ये है, गुरुर ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जो क्रिएटर ऑफ अर्थ है उससे बड़ा गुरु है। गुरुर विष्णु मतलब हिंदू मान्यता के हिसाब से जो हम हैं वो विष्णु के कारण है, मतलब वो जो घुमा रहा है हमको, जो ऑर्गेनाइज करा, इज द ऑर्गेनाइजर। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा मतलब शंकर भगवान के लिए। और शंकर भगवान बोले तो वो तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग ही पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर वो बेसिकली सिंबल है इस पर्टिकुलर कोटेशन में, वो प्रलय मतलब विनाश के। यहाँ विनाश किस चीज़ का? यहाँ पर विनाश है अहंकार का, जो एक एरोगेंस हमारे अंदर रहता है उसका।
तो उस अहंकार का विनाश करने वाला गुरु, ऐसे व्यक्ति को बनाओ। और उसके आगे का जो कोटेशन है उसका मीनिंग अब शायद समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो गॉड ऑलमाइटी है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, उनसे बढ़कर गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै सु गुरुवे नमः। तो उनसे बढ़कर, और जिस दिन आपको गुरु मिल जाएगा अपने आप को सौंप दो, उसको, उस व्यक्ति को सौंप दो। आपको कुछ नहीं करना है, वही आपको तार देगा, वही आपको तार देगा। सिर्फ आपको उसकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, उनके कथन को फॉलो करना है। ठीक है, एक गुरु शिष्य का जो उदाहरण है, मतलब मैं तो काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ, स्वामी परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो परमहंस जो गुरु है, विवेकानंद जो शिष्य थे, और विवेकानंद तो अपने आप में बहुत बड़े गुरु है। तो उनके गुरु क्या हो गए, तो मतलब कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर ज़रूर चेक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भी आपकी एग्ज़ाम चल रही है और मैटर करता है, आप आपके एंड से मेहनत कर रहे हो, बेस्ट विशेष उसके लिए, लेकिन सही में आगे के लिए एक गुरु ज़रूर बनाइए। गुरु आपके माँ बाप कोई भी हो, लेकिन उनको फिर ऑथेंटिकली फॉलो करिए। बहुत झूठ बोल दिया, बहुत पाप कर लिया, अब इन चीज़ों से आगे बढ़ो और बिलीव मी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मेरे लाइफ में आए, बहुत तकलीफ में था, तो उसके बाद भी जब मैंने इन चीज़ों को, इन लोगों को फॉलो करना चालू किया, बहुत फ़ायदा हुआ। और वो जो दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि 10% अगर आप देते हो, तो मैं सीरियसली मानता हूँ, सीरियसली मानता हूँ कि वो बहुत मैटर करता है। जब आप डोनेट करते हो कोई चीज़, मैं जो मेरे बच्चे इतने परफॉर्म कर रहा है, कोई बच्चा कहाँ पर है, मैं ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है, नहीं मैं किसी एग्ज़ाम का नाम लेकर बताऊंगा। जो मुझे पहचानते हैं उनको मालूम है, और जो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं उनको ये भी मालूम है कि सर किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते। मैं कभी बोर्ड पर लिखता नहीं हूँ, ना पेपर में पैम्पलेट डालता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने मेरा कर्तव्य किया, उस स्टूडेंट ने अपना कर्तव्य किया करके उसका रैंक आया। मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो स्टूडेंट मेरे कारण आया तो मैं ही सब कुछ हूँ तो मेरे पास ट्यूशन लगाओ। ये मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये चीज़, ये कंसेप्ट ही नहीं है। कभी 10 साल के ऊपर होगा, लेकिन कभी एक बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये उस बंदे का क्रेडिट है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने जो रोल प्ले करना था वो मैंने रोल प्ले किया। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि, क्योंकि मैं इस तरह के मतलब इवेंट, डोनेशन, ये सब चीज़ें करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसका भी बहुत ब्लेसिंग मिला है और डेफिनेटली मिलते रहेगा। तो ये जो तीनों चीज़ें, शायद अगर आप कुछ अगर चाहते हो कि मैं कुछ आपको कुछ दूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि ये तीनों चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून विथ मी। एंड मैं यही कोशिश करूँगा कि और अच्छे वीडियोस आपको दूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप फैलाओ दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पर कोई, मैं पहले भी बोल चुका, कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, इट्स ऑल फ्री। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है, गुरु जो है वहीं खड़ा रहेगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग जो चीज़ें सोच चुके हैं वो कैसे अचीव करना। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, कोई बोलता है सर बिटसेट के बारे में बताओ, कोई बोलता है CET के बारे में बताओ। देखो कितने सारे मिसगाइडेड थिंग्स यूट्यूब पर या बाकी जगह बच्चों को नहीं मालूम, मिल जाएगी 1000 चीज़ें, लेकिन एक जो फेथ है कि सर बताएंगे तो यही क्रेडिट है मेरा। ब्लाइंडली मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ तो कमेंट्स मेरे ऐसे भी है, कुछ तो स्टूडेंट मेरे ऐसे भी है कि जो मुझे नहीं मालूम, वो अपने बुक में फ़ोटो भी रखते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा एडमायर है, फ़ोटो भी रखते हैं। तो ये तो हाइट हो गया, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई करे, लेकिन ठीक है, उन्होंने कुछ देखा होगा या उनको उस चीज़ का कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं उनके सेंटिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हर उस तबके तक पहुँचे, ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, कि जो गरीब तबके, क्योंकि यूट्यूब तो गरीब बच्चा भी देख सकता है, तो वहाँ तक के पहुँचे जो मतलब ट्यूशन्स नहीं लगा सकता है, इतना जो फ़ी वगैरह रहती है नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट उस तक के भी पहुँचो, उसको, उस व्यक्ति को उस चीज़ का फ़ायदा हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।